easy to find. So continuing in the today's session, we will tackle a descriptive question answer जो ओपनली क्लियर होते हैं एग्जाम्स में और मैंने मोस्टली क्वेश्चन पढ़े जो करने की कोशिश करी है जो सिलेबस भी कवर कर रहा है और मोस्टली अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग के टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो पा रहे हैं और जो भी सब क्वेश्चन हैं ये सब आपको बेनिफिट करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं लेकिन आपको एक तरीका सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंट करना है बाई योर अटेम्प्टिंग एग्जाम्स सो we'll do all these step by step. So let's continue and start our video. We will be doing for questions, descriptive question answers of chapter man-made material. So let's start. सबसे पहले चैप्टर में टॉपिक है सिरेमिक क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, पोरोसिलिन, क्रुकला। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सिरेमिक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से वो बनता है कि एक्सप्लेन व्हाई सिरेमिक आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट हीट शील्ड डिस्पाइट बीइंग हीट। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिरेमिक ही क्यों, जो सिरेमिक है वो क्यों यूज किया जाता है स्पेसक्राफ्ट के अंदर एज अ हीट शील्ड के फॉर्म में, डिस्पाइट कि वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल माने कि जो इजीली ब्रेक हो जाए, है ना, थोड़ा सा बेंट होने में या थोड़ी सी भी ज्यादा कुछ इसको इश्यूज हो तो इसको समझते हैं कि सिरेमिक सबसे पहले डिफाइन करेंगे होता है। सिरेमिक एक नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक सॉलिड है जो कि फॉर्म होता है बाई कंबाइनिंग पाउडर्ड इंग्रेडिएंट जो टू फॉर्म अ क्ले। ठीक है, तो क्ले बनाने के लिए मेनली ये इन नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का बनाना होता है। जिसको अगर जिस क्ले को जो क्ले बनती है पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स से बहुत सारा मिलकर उसको अगर हम हीट करें फर्नेस में तो उससे हम काफी गुड्स बना सकते हैं। अब इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। बाकी सिरेमिक की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें हाई हार्डनेस होती है, केमिकल इनर्टनेस भी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। दैट मीन्स कि हम इतने हार्ड होते हैं और केमिकली इनर्टनेस मतलब कि वो रिएक्टिव नहीं होती। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कि उसको कंप्रेस कर रखते हैं हम। सिरेमिक आर इंट्रा सॉरी सिरेमिक आर रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी माने इसको अगर सिंपलर वर्ड्स में समझें तो ये रेजिस्ट करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर को वाइल रिमेनिंग ड्यूरेबल। मतलब बिना अफेक्ट हुए ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी रेजिस्ट कर जाते हैं। ये दे आर ऑल्सो नॉन फॉर देयर लो डक्टिलिटी, इनकी लो डक्टिलिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके एज वेल एज इनके अंदर पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसका यूज करेंगे किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट से। अब वो उसके अंदर वो हीट शील्ड की तरह किस तरीके से काम करता है उसको हम अभी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी से पढ़ा तो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस किस तरीके से हेल्प करेगा स्पेसक्राफ्ट के अंदर हीट शील्ड की फॉर्म में। तो क्योंकि ये विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर को सेवरल थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक को, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कोई अदर पॉलीमर या मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ड्यूरिंग ये इंक्रीज जो स्पेसक्राफ्ट का जो सरफेस है वो कितनी हीट फेस करता है ना कि वो हीट सन के सरफेस से भी ज़्यादा होती है और उस टाइम पे भी जो सिरेमिक होता है वो स्टेबल रहता है बिना मेल्ट हुए। ये एक प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से हीट शीट की फॉर्मिंग होता है। लेकिन प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे दैट इज लो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि वो हीट ट्रांसफर नहीं करता। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीनिंग टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एक्सट्रीम एक्सटर्नल टेम्परेचर। दैट इज कि वो ट्रांसफर प्रिवेंट करते हैं कि हीट ट्रांसफर ना हो किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना। तो एक्सट्रीम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट के अंदर उनके में जो टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है वो इंटीरियर स्पेसक्राफ्ट में ना आ पाए, इस तरीके से इसका यूज कर जाता है। रेडिएटिव कूलिंग, इसमें रेडिएटिव कूलिंग पावर होती है। कैसे स्ट्रेंथ होती है, ये जो सिरेमिक होते हैं वो इफिशियंटली रेडिएट कर देती है। जो एब्जॉर्ब्ड हीट होती है जो एटमॉस्फेयर में अगर कोई हीट है तो उसको रेडिएट इफेक्टिवली रेडिएट कर देंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे रिड्यूस होगा थर्मल लोड क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, लाइट वेट होगी। लाइट वेट कैसे कि अगर अगर इसके प्लेस पे अगर हम मेटल का यूज करें तो मेटल का देखें सेम वही स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेटल का वेट रहेगा वो काफ़ी हैवी रहेगा एज कंपेरिजन टू सिरामिक। सिरामिक है वो लाइट वेट होगा, थर्मल प्रोटेक्शन देगा, उतने ही लोअर मच मास में विच इज क्रिटिकल फॉर स्पेसक्राफ्ट एफिशिएंसी। तो अगर मास कम होगा तो स्पेसक्राफ्ट की एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंक्रीज कर देगा। तो ब्रिटलनेस ट्रेड ऑफ ये अगली प्रॉपर्टी के बारे में है। दैट इज सिरेमिक इंडीड ब्रिटल, वो ब्रिटल होने के बावजूद भी। अब ऊपर से एडवांटेज से रिगार्डिंग की गई, अब ये डिसएडवांटेज को लेते हुए हम ये किस तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस को इम्प्रूव करके इंजीनियर्स ने इसको टैकल किया। तो
सिरेमिक्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, हमने पढ़ा। तो इस वजह से वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएंगे अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ेगा उनके ऊपर। तो इंजीनियर ने इसको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी कि टाइलिंग सिस्टम क्रिएट कर दी, जिसमें क्या होगा कि जैसे कि स्पेस शटल के अंदर थाउजेंड ऑफ स्मॉल सिरेमिक टाइल्स यूज होती है। अगर इनमें से एक आधी क्रैक हो जाती है तो वो पूरी शील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती, राइट। और कंपोजिट कंपोजिट सिरेमिक में क्या होता है कि एक मॉडर्न टाइप का अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरेमिक होता है, यूएचटीपी कहलाता है। और रीइंफोर्स्ड विद फाइबर, जिसके अंदर जैसे सिरेमिक के साथ आप ब्लेंड करके फाइबर्स को इंट्रोड्यूस कर दो या फिर कोई और दूसरी मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दो, जिससे उसकी टफनेस इंप्रूव हो जाएगी। लाइक वॉन्ट टू बी ब्रिटल इतना ज्यादा कि जो अकेले वो प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये हीट शील्ड का तो काम करते हैं, तो फेस करते हैं थर्मल लोड और कोई मैकेनिकल इम्पैक्ट ना पड़े उसको मिनिमाइज करने के लिए कि ब्रिटलनेस को रिलायबिलिटी की तरह इम्प्रूव करते रहता है। रिडंडेंसी क्या होता है, मल्टीपल लेयर क्रिएट करे जाते हैं, बैकअप सिस्टम क्रिएट किया जाता है, ताकि कुछ एक टाइम अगर फेल भी हो जाते हैं किसी भी मैकेनिकल स्टैक से रिलेटेड, तो जो वो स्पेस क्राफ्ट है वो प्रोटेक्टेड है। कंपेयर करेंगे हम सिरेमिक्स को दूसरे मटेरियल के साथ कि वो किस तरीके से इसकी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिसको स्पेस क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की देख लेते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर रेजिस्टेंस। अगर हम कंपेयर करें तो इसमें 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। मेटल तक नियरली 1600 डिग्री सेल्सियस तक करता है। एब्लेटिव पॉलीमर होते हैं वो लगभग जो सिरेमिक होते हैं उनसे ज़्यादा करता है, बट इसके और अलग डिसएडवांटेज है। तो वेट एफिशिएंसी होती है कि ये वेरी हाई होती है वेट एफिशिएंसी, इसमें मॉडरेट मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी देखें तो ये रियूजेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज होता है, लिक्विड होते हैं, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ अच्छे होते हैं ड्यूरेबल तो, बट हैवी होते हैं। और एब्लेटिव पॉलीमर सिर्फ सिंगल यूज ऑनली होता है, तो बेसिकली इस वजह से ये इस यूज के हिसाब से आउट कर दी है कैटेगरी में लेने के लिए। बीट लेफ्ट क्या होती है सिरेमिक की, ब्रिटल, जो कि सोल्व करी जा सकती है, जो अभी हमने कम। मेटल्स का क्या है, ये हैवी होते हैं और कंडक्ट करते हैं हीट। अब सिरेमिक की प्रॉपर्टी अच्छी हो गई कि हीट ट्रांसफर नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे हीट ट्रांसफर करते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लेट। एबिलिटी पॉलीमर देखिए तो ये बर्न अवे हो जाते हैं और रियूजेबल नहीं होती। तो इसका कंप्लीट हम किस तरीके से करेंगे, सिरेमिक इसीलिए चूज किए जाते हैं स्पेस क्राफ्ट हीट शील्ड के लिए, नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होते, बट उनके पास एक थर्मल प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी होती है जो कि दूसरी किसी से अनमैच्ड होती है किसी भी मटेरियल। इसीलिए जो इंजीनियर्स है वो क्लेवरली इस चीज़ को डिजाइन करता है कि बिल्कुल को देखते हुए और इंडिस्पेंसिबल फॉर मिशन और री एंट्री सर्वाइवल है, जो कि नॉन नेगोशिएबल है दूसरे किसी भी मटेरियल के। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिविल इंजीनियर चूजेस सीमेंट ओवर लाइम मोर्टार। तो सीमेंट का यूज क्यों करता है ओवर लाइम मोर्टार फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम। तो अब डैम किस पर्पज के लिए होता है, लाइक स्टोरिंग वाटर, एवरीबडी नोज दैट। तो सीमेंट को क्यों चूज किया जाता है ओवर लाइम मोर्टार, इसको जस्टिफाई करना है और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्टली जो केमिकल इंजीनियर है वो प्रेफर करते हैं सीमेंट को, क्यों, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सीमेंट की वो इसको ज़्यादा सुटेबल बनाती है लार्ज स्केल अंडर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले इन दोनों की हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देखें तो सीमेंट जो होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से बने होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से जो कि रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बना लेते हैं, जो कि सेट हो जाता है या फिर कह सकते हैं हार्डन हो जाता है अंडर वाटर। वाटर की कंडीशन में रहते हुए भी ये हार्ड हो जाता है, सेट हो जाता है। लेकिन लाइम मोटार की कंडीशन देखिए तो ये बहुत स्लोली फर्स्ट फर्स्ट इसकी चीज हो जाएगी। लाइम मोटार का फॉर्मूला देखो, COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम मोटार। तो ये एक तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्लो हार्ड होता है, और हार्ड भी किस तरीके से होता है, इसका एटमॉस्फेरिक CO2 की यूज होती है ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना ले। और ये कार्बोनेशन प्रोसेस है वो स्लो होती है, इनइफेक्टिव होती है अगर हम इसको सबमर्ज या वाटर लॉक्ड कंडीशन में यूज करें। तो ये अनसुटेबल हो जाएगा डेंस फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रेंथ देखें इनकी तो सीमेंट के हाइड्रेशन में वो प्रोड्यूस करती है डेंस CSH, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट का जेल क्रिएट करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब इनकी स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं। लाइम मोटार है वो डेवलप करता है लो स्ट्रेंथ, इसकी वीकनेस हो गई क्योंकि बिकॉज कार्बोनेशन इज लिमिटेड है। वाटर रेजिस्टेंस देखिए इन दोनों का, तो सीमेंट है वो हाइड्रोलिक होता है, दैट इज ये रेजिस्ट कर जाता है वाटर की पेनिट्रेशन को और मेंटेन करता है अपनी स्ट्रेंथ वेट एनवायरनमेंट में। लेकिन जो लाइम मोर्टार होता है वो नॉन हाइड्रोलिक होता है, स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट करा जाए वो अलग कंडीशन है, और ये वीक पड़ जाता है कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहता है अगर पानी के, तो दैट इज डिसएडवांटेज।
ड्यूरेबिलिटी में देखे जाए तो ये रेजिस्ट करता है इरोजन, लीचिंग, केमिकल अटैक, और इस तरीके से ये बेटर हो जाता है लाइम मोटार में। लाइम मोटार जबकि पोरस होता है, इसमें वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है पोरस होने की वजह से, और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फ्लोइंग ऑफ वाटर पोरस के, इसकी डिसएडवांटेज है, और इसी वजह से ये अनएक्सेप्टेबल हो जाता है डैम। तो कंक्लूजन में हम ये टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बीच से मेंशन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे इनका प्रॉपर्टी देखते हुए, ये सेटिंग मैकेनिज्म, ये हाइड्रेशन के अंदर भी सेटिंग मैकेनिज्म शो कर देता है, लेकिन इसको CO2 की नीड होती है। इसके स्ट्रेंथ देखें तो ये हाई और rapidly भी जनरेट हो जाती है, इसकी लो भी और स्लो भी होती है। वाटर रेजिस्टेंस देखें, इसकी एक्सीलेंट, हाइड्रोलिक होता है, इसकी पुअर नॉन हाइड्रोलिक। सुटेबिलिटी फॉर डैम्स देखें तो ये बहुत सारा सुटेबल है, इसके परफॉर्मेंस कंपेयर करके देख लें, लाइन मोटाता है फिर भी अनस्टेबल अनसुटेबल हो जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो कंप्लीट भी तरीके से करेंगे कि ये चूज किया जाता है और लाइन होता है, क्योंकि हाइड्रोलिकल हाइड्रोलिक सेटिंग शो करता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, वाटर रेजिस्टेंस, लेकिन जो पीडम कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। अब आता है पॉइंट पोरस मीडिया। तो आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्ट, प्लीज डोंट माइंड, आप समझ जाना मैं क्या बोल रही हूँ। इज मेड बाय हीटिंग केवलिन क्ले, केवलिन क्ले से हीट करने से पोर्सिलेन बनता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट वुड हैपन इफ फायरिंग टेम्परेचर है सिग्निफिकेंटली लोअर। पोरस को, केवलिन क्ले को अगर हम प्रॉपरली हीट ना करें, मतलब जितनी रिक्वायर्ड हीट है उससे हम लो हीट पे ही उसको टेम्परेचर दें, तो उससे क्या होगा, और वो इफेक्ट और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को हम एक्सप्लेन। फर्स्टली पोरोसिलिन होता क्या है? ये फंडामेंटली कंपोज होता है तीन इंग्रेडिएंट, दैट इज केवलिन, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज। ये प्राइमरी इंग्रेडिएंट, इस इंग्रेडिएंट के प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है? केवलिन। क्यों? क्योंकि ये टाइप ऑफ क्ले है जो शो करती है हाई फ्यूजन टेम्परेचर, हाई फ्यूजन टेम्परेचर शो करती है, विच इज कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, पोरोसिलिन। मतलब आप देख लो केवलिन का क्या पर्पज है, क्या वर्क होता है, क्या क्वालिटीज प्रोवाइड करता है। वो स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबल बनाता है पोरोसिलिन को। फेल्डस्पार है वो फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, इससे क्या करता है, वो रिड्यूस करता है फायरिंग टेम्परेचर को। क्वाड क्या करता है, क्वाड में सिलिका कहती है स्टेबिलिटी प्रोवाइड। अगर पोरोसिलिन को फायर किया जाए, फायर तरह को आग में रखा जाए, जो कि सिग्निफिकेंटली उसके बनने से लो टेम्परेचर प्रोवाइड करे, तो क्या होगा, जो उसकी केमिकल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी केवलिन क्ले की, वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। उससे क्या होगा, वो वीक बनेगा मटेरियल और पोरस मटेरियल बन जाएगा। अब इसको केमिकली समझे तो क्या होगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट विट्रिफिकेशन। ये फायरिंग टेम्परेचर लगभग 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसमें विट्रिफिकेशन के अंदर गो थ्रू करता है जो केवलिन है, और क्या करता है ग्लासी फेज, जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल है वो एक साथ बाइंड तो कर जाता है, लेकिन एट लोअर टेम्परेचर, और ये प्रोसेस इनकम्प्लीट होती है। तो जिस वजह से एक लूज स्ट्रक्चर और ग्रेन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब पार्शियल फेज ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो केलिन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यूलाइट में, न्यूलाइट में कन्वर्ट होने के बाद और एक सिलिका ग्लास में। तो इफ अगर अंडर फायर न्यूलाइट फॉर्मेशन हो रहा है तो लिमिटेड हीट के अंदर, तो जो सिरामिक है वो लैक करता है इंटरलॉकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इंटरलॉकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होगा तो जो स्ट्रक्चर है वो लूज रह जाएगा, ग्रेनी रह जाएगा, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पोरोसिलिन से लो रह जाएगी। मतलब मेन जो पोरोसिलिन उसको भी पोरोसिलिन बोलेंगे, पर उसकी स्ट्रेंथ मेन से कम रहता है। रेजिडुअल पोरोसिटी, अब ये बताया कि पोर्स ओपन रह जाएंगे, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इफेक्ट देखें कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, तो जो बॉडी है वो कैसी रहेगी, चौकी और ब्रिटेल, और जो कि इजीली ब्रेक हो जाएगा थोड़ा स्ट्रेस के अंदर। वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल पुअर रहेगा, क्योंकि हाई पोरोसिटी रहेगी इसके अंदर, तो वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा आसानी से, और लीडिंग टू क्रैक और लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन हो जाएगी। रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ये अगर वाटर पेनिट्रेट करेगा, मैकेनिकल लोड भी फेस करेगा, एनवायरमेंटल एक्सपोजर भी होगा, तो जो कि प्रैक्टिकल यूज के लिए सुटेबल बना देता है इसको। यही करें इनकी प्रॉपर्टीज को, तो विट्रिफिकेशन अगर प्रॉपरली फायर्ड पोरोसिलिन है तो वो कंप्लीट और ग्लासी मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन अंडर फायर्ड पोरोसिलिन है तो वो इनकम्प्लीट और पाउडरी बनेगी। ब्लू लाइट फॉर्मेशन इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग क्रिस्टल बनेंगे, इसमें वीक या फिर एक्सटेंडेड। पोरोसिटी देखने से वेरी लो, लेकिन हाई पोरस होगा। स्ट्रेंथ देखिए ये हाई और ड्यूरेबल रहेगा, ये लोअर फ्रेजाइल लगेगा। वाटर रेजिस्टेंस देखिए तो ये एक्सीलेंट है, ये पोरस और ये poor।
तो कंक्लूजन हम टेबल में मेंशन कर सकते हैं टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लास। ग्लास है वो अमरफस सॉलिड कंसिडर किया जाता है। ये प्रॉपर्टी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, हमें ये आंसर करना है। तो ग्लास एक अमरफस सॉलिड होता है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं डिसऑर्डर्ड मैनर में, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। जो ग्लास है वो मेनली तीन मटेरियल से बनकर बना होता है, दैट इज सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन, CaCO3 एंड सोडियम कार्बोनेट, Na2CO। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली इसके इन्फ्लुएंस करती है कि जो ये हमारे पास सॉलिड बन जाता है ना, ये प्रॉपर्टी की वजह से ये यूजफुल होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। अब हमारे पास नेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हमारे पास नेचर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, अनलाइक क्रिस्टल ग्लास के अंदर कोई ग्रेन नहीं होता। कोई भी क्रिस्टल होगा उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, बट ग्लास है वो कोई भी ग्रेन की बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करता, और लेटिस डिफेक्ट जो होते हैं उसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइट को, ये एंश्योर करता है हाई ट्रांसपेरेंसी। अब हाई ट्रांसपेरेंसी है कभी तो इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं थी वाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई यूज करता है तो इसको उस चीज़ की समझ है। और नहीं भी है तो विंडोज वगैरह सबके घर में है, तो मिनिमम डिस्टोर्शन होता है विच इज एसेंशियल फॉर जब लाइट रेज या जो भी ऑब्जेक्ट की लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके आती है, तो बिना बहुत मिनिमल डिस्टोर्शन होता है ग्लास के थ्रू, और जो कि एसेंशियल होता है मैन प्रिज्म माइक्रोस्कोप के लिए। प्रॉपर्टी की आइसोट्रॉपी शो करते हैं। ग्लास जो कि डेक करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपी में सेम डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी, पर हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज नहीं। ये आइसोट्रॉपी प्रिवेंट करती है इसमें डबल रिफ्रैक्शन ना हो। तो डबल रिफ्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपी की, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, ताकि क्लियर और अनडिस्टॉर्टेड इमेजेस क्रिएट हो। ईज ऑफ शेपिंग की आसानी से आप इसको किसी भी शेप में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके अनुसार स्ट्रक्चर है जैसे ग्लास है सॉफ्ट हो जाता है फिर ज़्यादा हीट करने से, और आप इसको किसी भी मोल्ड के अंदर किसी भी प्रिसाइज शेप में लेंस मिरर बिना किसी भी स्टेप के क्लियर क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी देखें तो ये डिसऑर्डर्ड नेटवर्क है इसका, वो रेजिस्ट करते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, और इसीलिए इसको ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी वाली इंस्ट्रूमेंट बनाना में हेल्प। कंपेयर कर लेंगे कोई भी क्रिस्टलाइन स्टॉक सॉलिड बना लो और ग्लास, जो कि हमारे पास इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेटेस्ट फॉर्म करता है इसका डिसऑर्डर्ड नेटवर्क। ऑप्टिकल बिहेवियर देखें तो ये डबल रिफ्लेक्शन शो करेंगे, ये आइसोट्रोपिक होता है तो कोई डबल रिफ्लेक्शन नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी देखें, ये ओपन लिमिटेड बाय डिफेक्ट में डिफेक्ट आते हैं, इसमें यूनिफॉर्म होता है हाई ट्रांसपेरेंसी। वर्केबिलिटी देखें तो ये ब्रिटल होते हैं अलोंग द प्लेन, मोल्ड मोल्ड हो जाते हैं जिस शेप में चाहो। तो इसी तरीके से हम इसको कंक्लूड करके कह सकते हैं कि जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट, आइसोट्रोपिक, इजी टू शेप या मोल्ड, इसी वजह से प्रिसाइज क्वालिटी की वजह से ये हाई परफॉर्मेंस शो करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। Now coming to the carbon fiber, polymer fiber, plastic के टॉप कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फाइबर कंपेयर करो स्टील के साथ, और क्यों कार्बन फाइबर प्रेफर किए जाते हैं एरोस्पेस एप्लीकेशन। अब कार्बन फाइबर क्या होते हैं, ये एक्सट्रीमली थिन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, मेनली इनका प्राइमरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन एटम्स होते हैं, और ये नॉन फॉर देयर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। तो ये किस तरीके से जाना जाता है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो हो सकता है, स्टिफनेस होती है, हीट रेजिस्टेंस होती है, और इसी सुपीरियर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इनको प्रेफर्ड चॉइस बनाता है एप्लीकेशन, whereas minimizing mass by maximizing structural performance ये क्रिटिकल होता है इसके कार्बन फाइबर के स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो इसका कंपेयर करें अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो कार्बन फाइबर है वो स्ट्रेंथ जीपीएम में मापी जाती है, यूनिट है 3 से 7 शो करता है, डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो लगभग 5x हायर है स्टील का देखें तो बेस डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो कम हो जाता है। कार्बन क्यों प्रेफर होते हैं एरोस्पेस में, क्योंकि इनकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है जो कि इनको एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसीलिए ये मच लाइटर होते हैं स्टील से भी, और दिस रिड्यूसेस फ्यूल कंजप्शन। अगर वेट कम होगा तो फ्यूल कंजप्शन उस पेलोड को कैपेसिटी को कैरी ऑन करने के लिए फ्यूल कंजप्शन लो हो जाएगा, और इंक्रीज कर देंगे कि हम ज़्यादा और फर्दर चीज़ों को एक्स्ट्रा वेट का कैरी ऑन कर सकते हैं।
फटीग रेजिस्टेंस अब कार्बन फाइबर है वो रेजिस्ट करता है साइक्लिक स्ट्रेस, इसी वजह से स्टील से बेटर हो जाता है और क्रूशियल हो जाता है एयरोस्पेस स्ट्रक्चर में, जिस वजह से वो रिपीटेड लोडिंग और वाइब्रेशन को टॉलरेट कर लेता है। कोरोजन रेजिस्टेंस अब स्टील कार्बन फाइबर स्टील है वो कोरोसिव होता है एक एक्सटेंट पे, और जो कार्बन फाइबर है वो रेजिस्ट नहीं करते, कोरोड भी नहीं करते, इस वजह से more ड्यूरेबल हो जाता है हार्श एटमॉस्फेरिक और स्पेस एनवायरनमेंट में। डिजाइन देखें तो कार्बन फाइबर है वो वन जैसे उनसे कुछ चीज बनी हुई थी, इस तरीके से उनका लेयर स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिट होता है, जिससे इंजीनियर है वो इजीली उनकी स्ट्रेंथ को स्टिफनेस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में टेलर कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं इसकी परफॉर्मेंस फॉर विंग, फ्यूजलेग और स्पेसक्राफ्ट पैनल। थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो ये मेंटेन करता है थर्मल स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, इसकी एडवांटेज इसी वजह से ही एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन को टॉलरेट करते हैं। अब ट्रेड ऑफ देख लेते हैं कि कॉस्ट है डिसएडवांटेज, जो इसकी कॉस्ट है वो काफी एक्सपेंसिव होती है स्टील के कंपेरिजन। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जो स्टील है वो टफ होता है, तो वैसे देखे तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखो, डक्टिलिटी स्टील से मतलब स्टील ज़्यादा टफ होता है डक्टिलिटी की वजह से इन टर्म्स ऑफ डक्टिलिटी और इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन में वाई जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़े ब्रिटल होते हैं स्टील। मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लेक्सिटी देखें तो जो कंपोजिट फैब्रिकेशन है वो रिक्वायर करते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। इंक्लूड करें तो कार्बन फाइबर है वो आउट परफॉर्म करते हैं स्टील के कंपैरिजन में इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो में, जिसकी वजह से वो इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उनकी एबिलिटी लाइट वेट की और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर की वजह से वो आउटवे करते हैं, बट उनकी हायर कॉस्ट और रिटर्न की वजह से थोड़ा सा मिटिगेट करते हैं जो कंपोजिट के ऊपर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट कंपनी वांट टू डिजाइन लाइट वेट yet स्ट्रॉन्ग बाइसिकल, तो मेन टारगेट क्या है कि लाइट वेट बाइसिकल हो लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो सजेस्ट करो उनको मैनुअल मटेरियल जो कि यूजफुल हो इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए। सुटेबल मैनुअल मटेरियल फॉर डिजाइनिंग लाइट वेट yet स्ट्रॉन्ग बाइसिकल, कार्बन फाइबर जो हमने अभी पढ़ा रही है वो पॉलीमर होता है जो इसकी ये हम पढ़ चुके हैं हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है कार्बन फाइबर के अंदर 33 से 7 जो इसको लाइटर बनाता है बाकी मेटल से जैसे स्टील और एल्यूमिनियम। तो दिस मीन्स जो बाइसाइकिल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, दूसरी टू हल्की हो जाएंगे इस मटेरियल को यूज करके बनाने का। स्टिफनेस और रिजिडिटी देखें तो पॉलीमर मैट्रिक्स है वो बाइंड फाइबर, तो फाइबर को अच्छे से बाइंड करता है तो एक्सीलेंट स्टिफनेस रहती है, जिससे इफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ पैडलिंग पावर होगी विदाउट द फ्रेम। कोरोजन रेजिस्टेंस देखें तो मेटल कोरोसिव होता है, लेकिन जो कार्बन फाइबर है वो रस्ट और कोरोड भी नहीं होते, इस वजह से वो बाइसाइकिल्स बनाने के लिए ड्यूरेबल हो जाएंगे इन वेरिड वेदर कंडीशन। डिजाइन करेंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी इनकी तो इजीली माउल्डेबल होते हैं, एरोडायनेमिक शेप में होते हैं आराम से, अलाउइंग स्पोर्ट्स कंपनी टू क्रिएट स्लीक डिजाइंस और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइसाइकिल फ्रेम आसानी से बन जाएंगे। फटीग रेजिस्टेंस अब ये साइक्लिक स्ट्रेस है उसको भी रेजिस्ट कर देता है जो कि बेटर होती है मेटल से और क्रूशियल बना देता है ताकि रिपीटेड लोडिंग लोडिंग ड्यूरिंग राइड, अगर वहाँ बहुत लंबी रहती है जो मेटल है वो स्ट्रेस को साइक्लिक स्ट्रेस को इतना आसानी से नहीं यूज कर पाता, बट कार्बन फाइबर कर पाता है। तो कंपेयर करी जाए जो हमने अभी सब चीज़ें मेंशन करी वही सब चीज़ें हम इस चीज़ें में मेंशन कर देंगे, यू कैन रीड इट आउट और टेक द स्क्रीनशॉट और से नोट डाउन कर लो अपने नोट्स। इस तरीके से हम इसको कार्बन फाइबर को यूज कर सकते हैं मोस्ट मटेरियल जो कि स्पोर्ट्स बाइसाइकिल्स में यूज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि प्लास्टिक बोतल एक्सपोज टू सनलाइट, अगर कोई प्लास्टिक बोतल है वो काफी टाइम तक सन में एक्सपोज है तो वो ब्रिटल हो जाती है, इजीली ब्रेकेबल हो जाती है, कभी देखा होगा आपने नोटिस किया होगा। तो उसके पीछे हमें केमिकल रीजन निकालना है ये डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक बोतल है अगर बहुत ज्यादा महीने तक सनलाइट में एक्सपोज तो वो ब्रिटल हो जाएगी ड्यू टू फोटो डिग्रेडेशन, जो कि किस वजह से होता है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का अगर केमिकल रीजन समझे तो वो किस तरीके से इस चीज को ब्रिटल बनाती है, तो ये ब्रेक कर देती है केमिकल बॉन्ड को पॉलीमर चेन में जो प्रेजेंट होते हैं पॉलीथाइलिन और पीईटी को। चेन सीजन जो लॉन्ग पॉलीमर चेन है उनको कट कर देते हैं इंटू शॉर्टर फ्रेगमेंट, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल फॉर्म रिड्यूस हो जाती है। ऑक्सीडेशन भी कभी कई यूवी एक्सपोजर में आने की वजह से इसे प्रमोट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का क्रिएशन फॉर्म कर देते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स और फ्री रेडिकल जो कि लीड टू डिस्कलरेशन होता है, इसी वजह से सरफेस क्रैक कर देता है एम्ब्रिटलमेंट हो जाती है।
लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, अब जब चेन की डिग्रेड हो रही है ना, और कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रही है, वो उनका फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि मटेरियल लूज करता है अपनी एबिलिटी को, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उनकी एबिलिटीज भी डिस्टिंग्विश कर जाएंगे, तो एबिलिटी टू बेंड और स्ट्रेच नहीं होगी और वो ब्रिटल बन जाएगी। इसके अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स देखें हम अगर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स में हम यूवी स्टेबलाइजर्स का एडिशन करें, जैसे इनकॉर्पोरेट करें यूवी एब्सॉर्बर, जैसे बेंजोफेनॉन्स का यूज करें हम उनके केमिकल के साथ, और हिंडर करें कि लाइट स्टेबलाइजर्स यूज करें, जिससे प्लास्टिक को प्रिवेंट करेंगे बॉन्ड ब्रेकेज। पिगमेंट्स यूज कर दें उनके ऊपर, या कोटिंग कर दें, ओपेक पिगमेंट्स लगा दें, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो यूवी पेनिट्रेशन को ब्लॉक कर दे। मटेरियल चॉइस करें जो कि आउटडोर यूज के लिए बना प्रॉपरली, दैट इज पॉलीकार्बन, जिसमें स्टेबलाइजर यूज हो, स्पेशली यूवी रेजिस्टेंट पॉलीमर का। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर देंगे कि यूवी इन्फ्लुएंस चेंज सीजन इनऑक्सीडेशन उनको बेटर बनाती है, प्लास्टिक को अगर वो ज़्यादा दिन महीनों तक सनलाइट लाइट में पड़ा रहे। प्रिवेंटिव मेजर हम करेंगे, यूवी स्टेबलाइजर्स का यूज करेंगे, प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा देंगे, जिससे हम उनकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें सनलाइट के एक्सपोजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करो, उनके एग्जांपल्स मेंशन करो और उनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की। तो हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में एग्जांपल्स के साथ, दैट इज थर्मोप्लास्टिक लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर चेंज होते हैं। कंपेयर करें थर्मोसेटिंग पॉलीमर से, ये हेवीली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेंज होते हैं, लीनियर होते हैं थर्मोप्लास्टिक में और ब्रांच्ड होते हैं, इसमें हेवीली क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेंज होते हैं। थर्मोप्लास्टिक है वो सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग से और हार्ड हो जाते हैं कूलिंग से, और रिपीटेडली कर सकते हैं ये प्रोसेस, दैट इज रिवर्सिबल बना लेते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन ये थर्मोसेटिंग वाले एक बार सेट करते हैं हीटिंग से, वो दोबारा रीमोल्ड भी नहीं करे जा सकते, रीशेप्ड भी नहीं करे जा सकते, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बॉन्ड्स है वो भी होते हैं इरिवर्सिबल, तो वो चेंज कर देता है शेप और अलाउज रीशेपिंग। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट क्रॉस लिंक करते हैं और यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो यूजर हीटर। इन चीज़ों को हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सेंस पे कितने की मॉडल करके हम कहते हैं कि भाई ये देख लो, ये रिसाइक्लेबल नॉन रिसाइक्लेबल एग्जाम्पल लिखे तो इसका पॉलीइथाइलिन हो जाएगा, इसका बेसिलाइट हो गया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इनके 4 एग्जाम्पल। अगला इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो ये पैकेजिंग में, बोतल्स में, पाइप्स में, इनका इलेक्ट्रिकल स्विचेस, एडेसिव्स, कुकवेयर, हैंडल ये भी मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल हो गए, इनको ही एक्सप्लेन करके यहाँ लिख दिया गया। सोप और डिटर्जेंट जो कि काफी पहले भी पढ़े हुए होंगे, तो चलो आप रिविजन कर लेते हैं। व्हाई डू डिटर्जेंट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर व्हाइल सोप डो? अब ये क्या पूछ रहा है कि जब हम डिटर्जेंट को अगर हार्ड वाटर में यूज करें तो काम कर जाता है, बट सोप्स में को नहीं वर्क करते हैं प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि अब उसका रीजन है कि क्योंकि इनकी जो फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं वो केमिकल कंपोजिशन है, जिससे क्या होता है कि जो जब वो रिएक्शन करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जो कि हार्ड वाटर के अंदर करते हैं, तो वो डिफर कर रहा था। जैसे सोप का देखें, सोप किससे फॉर्म होती है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट और फैटी एसिड से बनती है। तो हार्ड वाटर के अंदर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ ये रिएक्ट करेंगे, तो जो सोप है वो फॉर्म करेगी इनसोल्युबल सोप, ये वाली कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टील, और ये प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और कम फॉर्मेशन करेंगे, रिड्यूस कर देते हैं सोप्स की क्लीनिंग एबिलिटी को। लेकिन डिटर्जेंट का देखें, तो डिटर्जेंट के अंदर होते हैं हमारे सोडियम साल्ट और सल्फोनेट या सल्फेट। तो सल्फोनेट और जो सल्फेट होते हैं वो ग्रुप ऑफ डिटर्जेंट में आते हैं, फॉर्म करते हैं सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे बड़ा ये आ जाएगा, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं जो आए हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं के साथ, और ये सोल्यूबल फॉर्म करते हैं। तो इसमें से कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा और डिटर्जेंट अपना काम अच्छे से क्लीन होगा, पावर के साथ हार्ड वाटर में भी हो पाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज टेबल फॉर्म में भी लिख के यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो लिमिटेड टू सॉफ्ट वाटर भी रहेगा। डिटर्जेंट है वो लॉन्ड्री डिश वॉशिंग इंडस्ट्रियल क्लीनिंग आराम से यूज करें। डिटर्जेंट प्रेफर किया जाता है हार्ड वाटर में यूज करके, किससे फॉर्म होते हैं? सल्फोनेट और सल्फेट ग्रुप्स होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं हार्ड वाटर के आयंस के साथ और कम फॉर्मेशन नहीं करते, और इसी वजह से कम फॉर्मेशन की वजह से सोप्स मिल जाते हैं हार्ड वाटर में, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर देते हैं। एक स्टूडेंट है जो वॉश कर रहा है क्लॉथ विद सोप इन हार्ड वाटर, राइट, और नोटिस करते हैं कम फॉर्मेशन। उसको सजेस्ट करो एक अल्टरनेटिव केमिकल मेथड और एक्सप्लेन करो उसके पीछे रिएक्शन।
तो बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली, हम रिएक्शन समझेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट में मेंशन करना सीख लें। तो कोई भी स्टूडेंट है वो यूज़ कर रहा है तो हार्ड वाटर में, तो उसमें इंसॉल्युबल्स कम बनेगा ही, जो हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। ये एक सुटेबल केमिकल अल्टरनेटिव देखेंगे तो क्या होंगे हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट, दैट इज एग्जाम्पल देखें तो सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। सोप रिएक्शन अगर हार्ड वाटर में कराएं तो आर इज द मिथाइल ग्रुप, सी डबल ओ एन एन, ये फैटी एसिड का ग्रुप वेजिमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो कैल्शियम स्टीरेट फॉर्म हो रहा है ये कम फॉर्मेशन होता है, जो इंसॉल्युबल है। डिटर्जेंट का देखें तो ये सोल्ट बना लेते हैं जो कि सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर और कम फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कंक्लूड करेंगे इस तरीके से हम सोप्स को ना प्रेफर करते हुए डिटर्जेंट को प्रेफर करेंगे इन हार्ड वाटर, क्योंकि उनके अंदर सल्फोनेट और सल्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो सोल्यूबल सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सोप। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें सोप जो मॉलिक्यूल होता है वो एम्फिफिलिक होता है, दैट मीन ये हेड होता है और ये टेल होती है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। किस तरीके से जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज ये वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग, ठीक है। लेकिन जो हमारी टेल होती है, हमारी टेल जो सोप की जो टेल होती है, सोप मॉलिक्यूल्स की, वो वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट, दैट इज ऑयल लविंग होती है। अपोजिट में लिखा है तो इसको हम वर्ड्स में लिखें तो ये यूजुअली कार्बोक्सिलेट ग्रुप होते हैं और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल। ये टेल्स जो होती है वो नॉन पोलर होती है, दैट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि रिपेल कर जाती है बाय वाटर और अट्रैक्ट करती है ग्रीस और ऑयल को। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से इसके पास क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है जो अटैचमेंट ऑफ ग्रीस होगा वो किसको हो जाएगा, तेल के साथ हो जाएगा ग्रीस का अटैचमेंट। और ये एम्बेड होने के बाद ये एक अलग स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। वाटर के साथ इंटरेक्शन देखें तो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, वो वाटर के सराउंडिंग मिथाइल फॉर्मेशन, इसी तरीके से मिथाइल फॉर्मेशन होता है कि अगर कोई भी डर्ट, मान लो ये डर्ट है हमारे पास, तो इसके अराउंड हमने क्या पढ़ा है, टेल कैसा स्ट्रक्चर होता है, वाटर रेजिस्टेंस कोई लविंग, तो हम टेल को इनसाइड बनाएंगे और हेड को आउटसाइड, इस तरीके से चारों तरफ इसके स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसको हम मिथाइल फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि इनकी प्रॉपर्टीज के लिए बोलते हैं, ठीक है। एमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो ग्रीस है वो ब्रोकन डाउन कर दिए जाते हैं इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सराउंडेड बाय सोप मॉलिक्यूल्स और सस्पेंडेड इन वाटर। इसका रिमूवल किस तरीके से होगा, यूजली जो ड्रॉपलेट्स है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे एंड सबसे क्लीन समरी करेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक टेल, ये प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। मीनिंग में क्या रोल कंक्लूड करेंगे, डुअल नेचर ऑफ सोप मॉलिक्यूल अलाउ करता है ब्रिज बिटवीन वाटर एंड ग्रीस। इसी वजह से जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो डिजोल्व कर हो जाती है ऑयल में, हाइड्रोफिलिक हेड वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, फॉर्म करेगा मिथेल, जिससे मिथेल जो लिफ्ट करेगी और वो छोटा सा देगी ग्रीस टेल, तो हम इसमें कुछ मिथेल का डायग्राम फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और स्टे ट्यून्ड, आपकी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी और हम ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आएंगे जिसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी और इम्पोर्टेंट कंटेंट इंक्लूड रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिव्यू जरूर देना और अपने की पॉइंट्स नोट डाउन करके रखना, और इफ पॉसिबल नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस आउट भी कर सकते हैं तो दोबारा देख के। तो फॉर टुडे we'll meet in the next session with another important exam oriented question.